Good morning students. Today I will start the law of conservation of movement यानी संवेग संरक्षण का नियम। तो इस बेस पर हमारे क्वेश्चन आंसर आएंगे, उनका ध्यान रखना है तुम्हें, क्यों इसके आधार पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। कल मैं बता रहा था, थोड़ा उसको रिपीट कर रहा हूँ। पहले कल मैं बता रहा था थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है और यह क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर होती है लेकिन विपरीत दिशा में होती है। यानी F1 बराबर F2, लेकिन ये माइनस में होगा। मैंने कल इसके प्रयोग भी समझाए थे, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा समझाया था, उसमें कुछ उदाहरण बता रहा था। तो लास्ट में एक एग्जाम्पल था, लास्ट में वो एग्जाम्पल ये था, जब हम नाव से उतरते हैं तो नाव पीछे की ओर जाती है और हम तट पर कूद करके ऊपर आ जाते हैं। इसका कारण यही है, सबसे पहली लाइन तो मैं यही लिखना है, इट इज़ ड्यू टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन, यानी प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह प्रतिक्रिया बराबर होती है लेकिन विपरीत दिशा में होती है। तो नाव वाले में बता रहा था, नाव का अगर हम बनाए थोड़ा, तो जैसे हम यहाँ से उतरेंगे तो नाव पहले किधर जाएगी, नीचे की ओर जाएगी, क्योंकि हमने बताया था जब हम चलते हैं तो पंजे को नीचे रखते हैं, ये क्रिया है, और उसके प्रतिक्रिया फलस्वरूप जो हमारी एंकल है, एड़ी है, वो ऊपर की ओर उठ जाती है। तो ये दोनों बल, क्रिया प्रतिक्रिया बल बराबर तो होते हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो उस आधार पर मैं बता रहा था कि पहले नाव नीचे की ओर जाती है और फिर नाव ऊपर आ जाती है। तो पंजे से जब हमारे पाव से ये नाव जो है नीचे की ओर आती है, लेकिन जैसे ही उसमें प्रेशर हटता है, उस प्रेशर के हटते ही वो नाव ऊपर की ओर आ जाती है। ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम के कारण होता है, ये मैं बता रहा था कल। अब मैं शुरू कर रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग संरक्षण। इसके आधार पर भी न्यूमेरिकल आते हैं, तो उनको ध्यान से देखना कि संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि टक्कर के पूर्व का संवेग टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होता है। दोनों संवेग कैसे होते हैं, बराबर होता है। यही संवेग संरक्षण का नियम है, यही संवेग संरक्षण का नियम है। अब इसको एक बार फिर समझ लो, लेकिन इसका जो है मतलब एक्सपेरिमेंटल यानी सत्यापन करके इसका फॉर्मूला निकालेंगे, और वो फॉर्मूला जो हम निकालेंगे उसी आधार पर हमारे सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, उनको मैं कराने की कोशिश करूँगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये बिल्कुल नियत रहता है। इफ़ नो नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, अगर कोई बाहरी फोर्स उस पर कार्य न करे तो टक्कर के पूर्व का संवेग टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होता है। अब इसको हम जो है एक सूत्र की स्थापना जब करेंगे, तो सूत्र की स्थापना करने के लिए मैं तुम्हें बता दूं, हम दो, इसको बिगाड़ दूं मैं पहले, हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, मतलब पेयर में बात करते हैं। पेयर में बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पहले एक फिगर बना रहा हूँ, ये स्ट्रेट लाइन है, ये तीन खंड की है, ये
ऑब्जेक्ट है ए और ये ऑब्जेक्ट है बी। इसका प्रारंभिक वेग u है, u1 है, और अंतिम वेग जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, u2 हो जाएगा। इसका द्रव्यमान है m1 और इसका द्रव्यमान है m2। अब इनमें कुछ समय के बाद जो है इलास्टिक कोलिजन यानी प्रत्यास्थ टक्कर होती है, और उस टक्कर का समय है t समय, यानी t समय में जो है वो टक्कर हो जाती है। तो इसका वेग जो है वो टक्कर के पश्चात ए वस्तु का और बी का, यानी ए बी, ए और ये बी, स्ट्रेट लाइन में मूविंग कर रही हैं, मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन। ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बी है। आफ्टर द कोलिजन, ये बिफोर द कोलिजन है। यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ बिफोर द कोलिजन। और ये कोलिजन हो गई दोनों में। ये आफ्टर द कोलिजन होगा, आफ्टर द कोलिजन यानी टक्कर के बाद। द्रव्यमान तो वही रहेंगे m1 और m2, लेकिन v जो है, जो फाइनल वेलोसिटी है, जैसे इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग था, उसी तरह से अंतिम वेग होगा v1 और v2। अब ये मतलब इससे फॉर्मूला तुम्हारा निकल करके आएगा। तो हम ये लेकर के चलते हैं, माना कि समझ से सुनना इसको, एक एक लाइन को। माना कि दो ऑब्जेक्ट ए और बी हैं, जिसका द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 है, यानी मास, तथा उनका प्रारंभिक वेग जो है u1 और u2 है। और ये मान करके चलते हैं कि ये सीधी रेखा में गतिमान हैं, सीधी रेखा में गतिमान हैं। मूविंग जो है वो सीधी रेखा में हो रही है। लेकिन यह बात तुमने सोची नहीं, टक्कर कैसे होगी जब सीधी रेखा में चल रही है? तो ए वस्तु का वेग ज़्यादा होगा बी वस्तु से, तभी टक्कर होगी। तो ए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज मोर देन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, यानी ए वस्तु का वेग बी वस्तु से अधिक होगा। तो इनमें टी समय के बाद क्या होगी, आपस में कोलिजन होगी। ये ध्यान रखना, ये जो लिखा है कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कोलिजन, यानी आफ्टर का मतलब टक्कर के बाद का संवेग, यानी यह लिख दिया है मैंने नीचे, टक्कर के बाद का संवेग टक्कर के प्रारंभ होने के संवेग के दोनों के आपस में कैसा होता है, बराबर होता है। यही संवेग संरक्षण का नियम है। तो उसके लिए मैंने ये एक्सपेरिमेंट यानी ये प्रयोग जो बताया था, वो ये बताया था कि माना कि दो वस्तुएं ए और बी हैं, ये ए और बी, और इनका प्रारंभिक वेग जो है वो u1 और u2 है। इनका द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 है। ये स्ट्रेट लाइन में मूविंग कर रही हैं, यानी सीधी रेखा में गतिमान हैं। लेकिन ए वस्तु का वेग बी से अधिक है। भाई टक्कर तो जब ही होगी जब पीछे वाली का वेग आगे वाली से अधिक होगा, तो ये टक्कर मारेंगी। इनमें ये जो है प्रत्यास्थ टक्कर होती है, यानी एक दूसरे एंटेंगल्ड हो जाती हैं। और टक्कर के पश्चात जो है मतलब वस्तु का वेग v1 और v2 हो जाता है। और माना कि टक्कर का समय क्या है, t, टाइम ऑफ कोलिजन, टाइम ऑफ कोलिजन इज द t,
ये टी समय है, टी है ये। अब टक्कर हो गई, अब टक्कर के बाद वस्तुएं तो वही रहेंगी, द्रव्यमान भी वही रहेगा, लेकिन उनकी फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग जो है क्रमशः v1 और v2 हो जाता है। तो संवेग संरक्षण के नियम से, अब संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? टक्कर के पूर्व और टक्कर के बाद का संवेग बराबर होता है। यदि टक्कर के दौरान, ये भाषा लिखनी है, पहले तो वाली लिख देना जो मैंने बोली थी, यानी दो वस्तुएं हैं ऑब्जेक्ट जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है, वस्तुएं a और b है, इनका प्रारंभिक वेग u1 और u2 है, एक सीधी रेखा में गतिमान है, लेकिन a वस्तु का जो वेग है वो b वस्तु से अधिक है। कुछ समय के बाद यानी t समय के बाद उनमें आपस में कोलिजन होता है, और कोलिजन के बाद जो है उसका जो वेलोसिटी है वो v1 और v2 हो जाता है। तो टाइम इसका लिख दिया, यह टक्कर के दौरान ड्यूरेशन ऑफ द कोलिजन, टक्कर के दौरान ए वस्तु द्वारा बी पर आरोपित बल, बी वस्तु है, बी पर आरोपित बल F1, यानी एक को क्या मान लिया, यानी इसने इस पर जो फोर्स लगाया वो फोर्स क्या है F1, और बी वस्तु द्वारा, और बी वस्तु द्वारा ए पर आरोपित बल। हमने कल भी बताई थी कि अगर हम भागती हुई जाएं, दीवार पर टक्कर लगाएं, यानी अपना फोर्स जो है दीवार पर लगाएं, तो दीवार से हम थोड़ा पीछे को हट जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दीवार ने हम पर फोर्स लगाया, यानी क्रिया क्या हुई, हमने दीवार पर फोर्स बल लगाया। तो इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई, यानी दीवार ने हम पर भी फोर्स लगाया, इसलिए हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं। तो ये बताया था, यह टक्कर के दौरान वस्तु द्वारा बी पर आरोपित बल F1 और बी वस्तु द्वारा ए पर आरोपित बल F2 है। क्या है? F2 है। तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, यानी न्यूटन का सेकंड लॉ मोशन का काम करेगा। न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, देखो प्रथम वस्तु के लिए, पहले क्या लिख रहा हूँ, प्रथम वस्तु के लिए, प्रथम वस्तु के लिए यानी क्या होगा F1 इंटू टी, F1 इंटू टी। अब ये टी कहाँ से आया, फिर एक बार समझ लो, यहाँ पर अलग से बता रहा हूँ। जैसे तुमने कल मोमेंटम का लगा था एम बी माइनस यू अपॉन ए अपॉन टी, तो अगर ये वज्र गुणा करें यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो एफ का किस में गुणा होगा, टी में। तो एफ इंटू टी इक्वल टू एम बी माइनस एम यू हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो ये एफ के संग हम यानी जो बल लगाते हैं वो बल कुछ समय के लिए ही लगता है, इसलिए इसका टी का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो प्रथम वस्तु के लिए F1 बराबर जो आएगा वो कैसा होगा, F2 होगा। F1 इंटू टी इज इक्वल टू M1 और ब्रैकेट में क्या लेंगे B1 माइनस U1, ये आ जाएगा B1 माइनस U1। ये 1 और 1 क्यों लगाए, ये अंतिम वेग में से प्रारंभिक संवेग घटा दिया हमने हैं। अब इसी प्रकार द्वितीय वस्तु के लिए, द्वितीय वस्तु के लिए द्वितीय वस्तु के लिए क्या हो जाएगा, F2 इंटू टी इज इक्वल टू M2
और V2 माइनस U2, ये हो जाएगा नंबर 2 हो जाएगा। ये बात समझ में नहीं हो तो पूछते जाना। देखो संवेग का सूत्र लिखा था अभी मैंने, क्या लिखा था, P = m और ब्रैकेट में लिखा था B - U/T, तो उससे ये बना था नंबर 1 2। अब गति के तीसरे नियम से, गति के तीसरे नियम से गति के तीसरे नियम से, गति का तीसरा नियम क्या है, F1 = -F2। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो बताया था वो मैंने बताया था F1 = F2, और ये नंबर मान लो 3 डाल दिया। अब हम F1 की जगह तो ये लिख देंगे और F2 की जगह ये नीचे वाला नंबर 2 समीकरण लिख देंगे। तो मतलब फिर समझ लो, गति का तीसरा नियम क्या था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी प्रत्येक क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ये गति के तीसरे नियम से आता है। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3, यानी 1 2 व समीकरण 3 से यानी हम वैसे तो मान रखेंगे, यानी समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर उसका ही मतलब ये हुआ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3, यानी इक्वेशन नंबर 1 से तो F1 की जगह मान रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 से F2 की जगह मान रख देंगे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, M1 और कोष्टक में आ जाएगा V1 - U1। देखो यही है F1 का जगह ये M1 V1 - U1। अब ये किसका सिंबल लगा दें, बराबर का, फिर किसका लगा दें, माइनस का, और F2 की जगह क्या रखते हैं, M2, और कोष्टक में लिख देंगे V2 - U2, यानी अंतिम ये U है, यानी अंतिम वेग माइनस क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग। अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो और इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है तुम्हें कि बाहर मल्टीप्लाई करते समय माइनस का चिन्ह जब आ जाए तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो ये आगे लिख दूं, अच्छा इसको मैं आगे लिख रहा हूँ, यानी यहाँ से लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा, ये M1 V1 माइनस M1 U1 = अब ये क्या आ गया, माइनस आ गया, तो माइनस क्या हो जाएगा, M2 V2, ये प्लस हो जाएगा, क्यों बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो M2 U2। अब इसमें देखो प्रारंभिक संवेग को ये इधर ले आओ, यानी लेफ्ट हैंड पर, और फाइनल मोमेंटम को उधर राइट हैंड पर ले जाओ। यानी मैंने कहा था ना कि टक्कर के पहले का संवेग, टक्कर के पहले के संवेग में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी U1 और U2 है, और फाइनल वेलोसिटी है V1 और V2 है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अब देखो ये U1 है तो इसी को लिख लो, यानी U की जितनी राशियाँ हैं, यानी प्रारंभिक संवेग यानी इनिशियल मोमेंटम की जितनी भी राशियाँ हैं वो लेफ्ट हैंड पर ले आओ, और फाइनल वेलोसिटी की किधर ले जाओगे, राइट हैंड पर। तो देखो माइनस के M1 U1 ये आ गया, अब इसमें लगा है, ये प्लस का है इसके आगे, ये मेरी तरफ आएगा यानी इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, M2 U2 हो जाएगा = अब ये इधर ले लो, ये इधर आएगा, ध्यान रखना, तो माइनस का M1 V1 और माइनस का M2 और V2 हो जाएगा। ये फाइनल हो गया, फाइनल मोमेंटम है, फाइनल वेलोसिटी के लिए मोमेंटम है, ये प्रारंभिक के लिए है, ये अंतिम के लिए है। अब इसमें माइनस कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो M1
u1 ये प्लस हो गया, फिर क्यों माइनस कॉमन ले लिया, और m2 और u2 इसमें भी माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 और v2 ये आ गया। ये इक्वल टू का निशान लगाओ पहले, इक्वल टू, और ये माइनस कॉमन वाला आ गया। देखो माइनस कॉमन लोगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, और माइनस की संख्या का जब मल्टीप्लाई करोगे तो कोष्ठक खोलते समय वो सिंबल चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस का प्लस और प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस कट गई, तो हमारे पास क्या रह गया, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 और v2। तो देखो ये तो है टक्कर के पूर्व का संवेग और ये है टक्कर के बाद का संवेग, तो दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे ही आधार पर सवाल जब तुम्हारे यहाँ आए तो इसी सूत्र से, यानी टक्कर के पहले का संवेग का ध्यान में रखो, m1 के संग u1 होगा, m2 के संग u2 होगा। m1 फाइनल में यानी अंतिम संवेग में, ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ प्रारंभिक संवेग इक्वल टू अंतिम संवेग, अंतिम संवेग यानी टक्कर के पूर्व का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। यही संवेग संरक्षण का नियम है। लेकिन लास्ट में लिख आना अतः, ये मैं लिख दे रहा हूँ, ये जरूर लिखना, अतः टक्कर से पूर्व का संवेग, टक्कर से पूर्व का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग, के बाद का संवेग, यानी ये दोनों टक्कर से पूर्व और टक्कर संवेग, यानी टक्कर से पूर्व का संवेग और टक्कर से बाद का संवेग बराबर होता है। और लास्ट में लिख देना अतः टक्कर के बाद का संवेग टक्कर से पूर्व के संवेग के बराबर होता है। हम यहाँ यह मानते हैं कि दोनों वस्तुओं पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। एक बार फिर बता दे रहा हूँ, ये सपोज ऑब्जेक्ट A and V are moving on a straight line. Object A mass is equal to m1 and mass of object B is equal to m2. Object initial velocity of object A is u1 and initial velocity of object 2 is equal to u2. Let the time of the collision is t. These are moving on a straight line. What velocity of A object is more than the object B, यानी A की गति B से अधिक है। तो कोलिजन का टाइम क्या बताया था, t। तो आफ्टर कोलिजन the velocity of object A is v1 and object B is equal to final velocity is equal to v। तो मतलब टक्कर के दौरान जो है A वस्तु तो B पर बल आरोपित करेगी और B किस पर आरोपित करेगी, A पर। जैसे मैंने भाग कर दीवार से टकराया तो थोड़ा पीछे हटा तो मैं A हो गया, दीवार B हो गई। अगर मैंने फोर्स लगाया दीवार पर और दीवार ने B ने लगाया A पर, यानी मुझ पर लगाया, तो टक्कर के दौरान A वस्तु पर आरोपित बल तो है F1 और A पर आरोपित बल क्या है, B वस्तु द्वारा A पर आरोपित बल क्या है, F2। तो हम अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो ये क्या होगा, F1 इंटू टी इज इक्वल टू m1
अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और ऐसे ही यहाँ जाएगा। तो न्यूटन का मतलब थर्ड लॉ लगाएंगे। थर्ड लॉ में होगा F1 इक्वल टू माइनस F2। F1 की जगह हम ये लिख देंगे और F2 की जगह क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। फिर उनको मतलब ब्रैकेट को खोल लेंगे। लेकिन फिर एक बात ध्यान दिला दे रहा हूँ कि मतलब जब तुम ब्रैकेट को खोलो और बाहर माइनस का चिन्ह है तो ब्रैकेट को खोलते समय वो अंदर जो है चिन्ह चेंज हो जाएंगे। और लास्ट में लिख करके क्या हो गए, टक्कर से पूर्व का संवेग टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि टक्कर के बाद का संवेग टक्कर से पूर्व के संवेग के बराबर होता है। और हम यह मान करके चलते हैं कि दोनों वस्तुओं पर कोई भी बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है। तो इस तरह से ये जो है संवेग संरक्षण के नियम को अच्छी तरह से याद कर लेना। इस फॉर्मूले को क्यों क्वेश्चन आएंगे तो फिर क्या होगा कि इसी फॉर्मूला से यानी m1 u1 और वो लास्ट में जो फॉर्मूला ब्रैकेट में लिखा हुआ है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसी बेस पे तुम्हारे सारे सवाल हल होंगे अगर संवेग से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाता है। इसके बाद में जो है कुछ तुम्हें क्रियाकलाप जो दिए हैं एक दो वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।